वीडियो है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। वो उल्टा लटका होता है और उसके नाक से ब्लड ड्रिप कर रहा होता है, एंड यू कैन सी इट। सो व्हेन यू सी थिंग्स लाइक दोस, यू रियलाइज दैट you've got to help। रेबीज़ को अमेरिका से एलिमिनेट कर दिया, तो वो 25 साल में एलिमिनेट कैसे कर पाए, और हम इंडिया में इतने सालों में एलिमिनेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। We saw fish floating, thousands upon thousands of them, that were killed because of the blast last night. That was the day I submitted my resignation. प्रणाम सबको पुकार की तरफ से। जस्ट टू रिमाइंड एवरीवन, पुकार इज़ अ हेल्पलाइन। 2 महीने पहले हमने स्टार्ट किया एनसीआर एरिया में, दिल्ली के एरिया में, जानवरों की सेवा के लिए। आज जो हम बात कर रहे हैं एक दूसरे ज्योग्राफी में, जहां हमारे पार्टनर हैं इंदर जी। ही रन्स एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पीडूज पीपल इन द ट्राई सिटी एरिया ऑफ चंडीगढ़, पंचकुला and Mohali. So namaskar Inder ji, it's great to have you here, and I wanted to start off with you, जो आप पहले कर रहे थे और फिर एकदम आपने सब छोड़ छाड़ के इस एरिया में आप आ गए, तो उसके बारे में ज़रा शेयर करिए आप। श्योर। तो ऐसा होता है सर कि जब मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, और मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बहुत प्यार है। तो कई साल मैंने वहाँ पे 18 साल अमेरिका में काम किया। लेकिन एक चीज़ होती है मिड लाइफ क्राइसिस, और एक चीज़ होती है कि आपको हमेशा करुणा की एक किरण मिलती है कहीं ना कहीं से, और आप उसका हाथ पकड़ के या तो आगे जा सकते हैं या आंखें बंद करके वापस लौट सकते हैं। तो मेरा एक डॉग था, जब उसकी उम्र ज़्यादा हो गई, तो यूजुअली बोला जाता है कि जब आपके डॉग की उम्र ज़्यादा हो जाए तो आप उसको एक पपी ला के दीजिए, ताकि उसके साथ कम्पीट करे, खेलता रहे, और उसकी उम्र लंबी हो जाती है, फिट भी ज़्यादा रहता है। तो क्योंकि मैं एक और पपी को नहीं लेना चाहता था, तो मैंने क्या किया, लोकल शेल्टर में जाके वहाँ से पपीज़ को, जो सारे टाइम पिंजरे में रहते हैं, उनको सैटरडे संडे को मैं घर ले आता था। और मेरा डॉग काफ़ी फ्रेंडली था, ही वाज अ डोबरमैन, तो वो सबके साथ खेलता था, उसको बहुत मज़ा आता था खेलने में। और क्योंकि हर हफ्ते मैं नए अलग अलग पपीज़ को लाता था, ही वाज फ्रेंड्स विद एवरीबडी। तो जब हम पपीज़ को वापस छोड़ने जाता था, सैटरडे संडे रख के, जब मंडे को वापस छोड़ने जाता था, तो थोड़ा मेरा खुद का दिल कटोचता था मुझे कि आप उसको वापस उस केज में डाल रहे हैं 2 दिन की छुट्टी के बाद में। और थोड़े वो मेरे जाने के टाइम में थोड़े रोने लगते थे, बिकॉज उनको पता था कि हम वापस केज में आ गए हैं। तो वहाँ से धीरे धीरे मैंने, जब उसकी मेरे डॉग की डेथ हुई, तो मैंने सोचा कि क्या मैं कर सकता हूँ उसकी मेमोरी में। तो एक चीज़ होती है कि आप उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा वॉलंटियर करना शुरू करता हूँ, उससे थोड़ा मेरा दिल भी हल्का होता है। बिकॉज़ जब भी आपका डॉग पास अवे करता है तो काफ़ी डिप्रेशन होती है, काफ़ी आपको फीलिंग होती है कि अब मैं क्या करूँ। तो जैसे जैसे ज़्यादा जानवरों के साथ मैंने टाइम स्पेंड करना शुरू किया, बिकेम अ डॉग वॉकर। तो बेसिकली मैं काम के बाद क्या करता था, यूज्ड टू टेक देम आउट फॉर अ वॉक। तो सारे दिन जो पिंजरे में कैद रहते हैं, उनको सिर्फ 15-20 मिनट की वॉक, कई डॉग्स को तो मेरे 2-3 घंटे लग जाते थे उसमें। तो जैसे जैसे मैं उन्हें ज़्यादा वॉलंटियर करना शुरू किया शेल्टर में, वैसे वैसे मैं और कई चीज़ें सीखी। वहाँ से मैंने दूसरे एनिमल लवर से सीखा कि वीगनिज़म क्या होती है, जो कम्प्लीटली मेरे लिए नई चीज़ थी। तो वहाँ पे मैंने एनिमल प्रोटेस्ट पे जाना शुरू किया। सबसे पहले फर बेचते हैं, वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे मैंने इमेजेस और वीडियोस देखे कि कैसे लाइव मिंक से वो फ़र खींच लेते हैं। और एक वीडियो है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। वो उल्टा लटका होता है और उसके नाक से ब्लड ड्रिप कर रहा होता है, एंड यू कैन सी इट। सो व्हेन यू सी थिंग्स लाइक दोस, यू रियलाइज दैट you've got to help। कि कब तक आप साइड पे खड़े होकर ये देखते हैं। सारी ज़िंदगी हमने मूवीज़ में देखा है फर यूज़ होता है। सो थोड़े और प्रोटेस्ट ज्वाइन किए, वेल्स को किल करते हैं। जापान में वो उनको राउंड करके छोटे छोटे वेल्स को अंदर घुस के उनके गला काट देते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे डू दैट। वेल मीट काफ़ी पॉपुलर है ह्यूस्टन में, सो देयर वाज सम प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट। तो जैसे जैसे सीखता गया जानवरों के बारे में, तो आप एक लेवल पे जाके इतना सीख लेते हैं। तो किसी ने मुझे बताया कि डेयरी इंडस्ट्री में क्या क्रूल्टी होती है, तो वो जाके रिसर्च किया। और टिपिकल इंजीनियरिंग माइंडसेट होता है कि हर चीज़ को जब तक रिसर्च ना करो आपको विश्वास नहीं होता है। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मैं अपने डेली ज़िंदगी में क्या क्या करता हूँ जिससे जानवरों पे क्रूल्टी होती है। तो उसको कम करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में से क्रूल्टी को हटाने के लिए आई बिकेम अ वीगन। और जैसे जैसे आप ज़्यादा जानते रहते हैं कि आप
क्या इम्पैक्ट डालते हैं एनिमल्स पे. सो इट केम टू अ पॉइंट वेयर आप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते. आप वापस इंजीनियरिंग में जाके अपनी सेफ स्पेस में नहीं रह सकते. सो देयर वाज अ पॉइंट, एंड दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इफ़ यू. सो देयर वाज अ टूल दैट वी वर टेस्टिंग. आई वाज वर्किंग इन दैट टाइम. तो ऑफलाइन ऑफशोर में वो ब्लास्टिंग करके तेल निकालते हैं. तो वो रिग पे लेके गए हमें. तो रिग वो मेरा टूल था जो मैंने डिज़ाइन किया था. तो इंजीनियर को जाना पड़ता है टेस्टिंग के लिए. तो जब उन्होंने रात को टेस्टिंग किया तो सारी रात एक्सप्लोजन्स की आवाज़ आती रही, अंडर वाटर एक्सप्लोजन्स हो रहे थे. तो दूसरे दिन में जब यू नो आई एम हेल्थ फ्रीक इफ़ यू वांट टू कॉल इट दैट, तो सुबह सुबह आई वेंट फॉर अ रन. और क्योंकि एक रिग पे हो तो एक प्लेटफॉर्म है सिर्फ, तो आप एक सर्कल में सिर्फ रन करते हो. सो एज आई वाज रनिंग एंड द सन केम आउट, वी सॉ फिश फ्लोटिंग, thousands upon thousands of them that were killed because of the blast last night. That was the day I submitted my resignation. I couldn't do this anymore. Because आपको हिपोक्रेसी लगती है कि एक तरफ से आप एनिमल से प्यार करते हैं और दूसरी तरफ उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो एक रात में हज़ारों फिश को मार रही है. So that's when I quit, and I figured that I needed to help these animals. तो US में मैंने पहले, I'm sorry, it's a long answer to a short question. I think this is an emotional kind of thing. All of us have had this special relationship. I remember I had my first dog was Desiree, a poodle. और जो प्यार मेरे को उस जानवर से मिला, collectively all the human beings in my life, you know, जिसको कहते हैं unconditional loving, प्यार देना और प्यार लेना. So that was my, you know, when she passed away, it was like, what am I doing? What can I do for them? A very touching story. By the way, I didn't know this. All of this is new for me. Yeah, so please go ahead. Yeah. I keep it well hidden. So basically what happened was, और इतना veganism के ज़रिए इतना cruelty के बारे में मैं जान चुका था. और एक और चीज़ थी कि वहाँ पे I'll give you a very small example. 1970s में एक रूल होता था टेक्सास में कि if you're walking and you see a dog who you think is rabid, अगर आपने उसको गोली नहीं मारी तो आप जेल जा सकते. वहाँ से लेके उन्होंने 2000 में ऑफिशियली रेबीज़ को अमेरिका से एलिमिनेट कर दिया. तो वो 25 साल में एलिमिनेट कैसे कर पाए और हम इंडिया में इतने सालों में एलिमिनेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं. 40% ऑफ वर्ल्ड रेबीज़ केसेस आर फ्रॉम इंडिया, विद द नंबर 1 कंट्री फॉर रेबीज़ इन द वर्ल्ड. तो उनका एक सिस्टम है जिसे एनिमल कंट्रोल बोलते हैं, जिसे उन्होंने सिस्टमैटिकली रेबीज़ को कंट्रोल किया है और एनिमल क्रूल्टी को भी कंट्रोल किया है. तो मुझे वो सीखना था. सो आई डिड दैट फॉर अबाउट 2 years. लर्नड हाउ देव डन इट देयर, एंड माई गोल वॉज हिंदुस्तान में आके वही सिस्टम यहाँ पे क्रिएट किया जाए. बिकॉज अमेरिका में आप ये सोचिए कि मैं एक सिस्टम जो चल रहा है उसके अंदर एक छोटा सा कॉग हूँ. अगर मैं वहाँ पे रहूँ या ना रहूँ वो सिस्टम चलता रहेगा. लेकिन इंडिया में मैं पूरा सिस्टम हूँ जो मैंने बनाना है. सो वी हैड टू क्रिएट द सिस्टम इन इंडिया. सो माई गोल वॉज टू स्टार्ट एनिमल कंट्रोल. उस गोल से मैं इंडिया आया 2016 में, एंड आई बीन वर्किंग एवर सिंस टू मेक दैट हैपन. 9 साल हो गए. Yep. Okay. So ये पीड़ू का नाम कैसे पड़ा? पीड़ूज पीपल. So पीड़ूज was एक मेरा डॉग था, मैं डोबरमैन जिसकी मैं आपको बात बता रहा था, उसका नाम स्पीड था. तो लोग उसे प्यार से पीड़ूज बुलाते थे. मुझे वो नाम पसंद नहीं था, लेकिन वो NGO का नाम रखा. माई गर्लफ्रेंड एट द टाइम, उनको लगा कि ये बहुत अच्छा नाम है. आई डिडंट अग्री, बट यू नेवर आर्ग्यू विद वुमेन, सो आई सेड ऑलराइट, दिस इज व्हाट वी विल डू. एंड सो अब 9 साल हो गए इसको. सो टेल अस मोर अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट पीड़ूज की. पीड़ूज में एग्जैक्टली हम करते क्या हैं, कितने लोग हैं, और अभी तक क्या हमने अचीव किया है, और आने वाले कल में और परसों हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं. तो आप जब एनिमल वेलफेयर में देखेंगे तो यूजुअली 2 अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव अप्रोच. उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं. लेकिन रेस्क्यू में बहुत लोग हैं, फीडिंग में बहुत लोग हैं. हम वो काम करना चाहते थे, दूसरा नहीं करते. तो एक चीज़ मुझे बहुत हैरान की, जैसे SPCA ओवरसीज़ जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ह्यूमेन एजुकेशन में बहुत फोकस करते हैं ताकि बच्चों को हम सिखा सकें कि जानवरों के साथ कैसे को एग्जिस्ट करना है. वो इंडिया में बहुत कम था. वेरी वेरी फ्यू NGOs जब मैं यहाँ पे आया था.
मैं उंगलियों पे काउंट कर सकता हूँ, 2 या 3 थे सिर्फ जो वो ह्यूमेन एजुकेशन करते थे, तो हमारा फोकस था वो करना। फिर क्रूल्टी प्रिवेंशन का एक डेफिनेट सिस्टम नहीं था हमारे पास। क्रूल्टी प्रिवेंशन के नाम पे हम 10 लोग भीड़ लगा के इकट्ठा होकर जाके हल्ला गुल्ला कर देते हैं, एनिमल हेटर्स को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन केस को कोर्ट में नहीं लेके जाते। जो हमारे एनिमल लॉज हैं उनको यूज़ नहीं करते। सो वो एक चीज़ थी। रेबीज़ की अंडरस्टैंडिंग जो बहुत पुअर है इंडिया में, आज भी बहुत पुअर है, उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे तो वो बात की बात है, पहले समझना है कि वो बीमारी है क्या और कैसे बच सकते हैं। वो काफ़ी उसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं रेबीज़ वायरस की जो बहुत अच्छी है इंसानों के लिए। फॉर एग्जांपल आपको मैं बता सकता हूँ कि जो रेबीज़ वायरस है वो वन ऑफ द वेरी फ्यू वायरसेस जो हमारी बॉडी में घुस जाए उसके बाद भी हम वैक्सीन लगाएं तो हम रेबीज़ से बच सकते हैं। ऑलमोस्ट एनी अदर वायरस आप ले लीजिए, HIV, जॉन्डिस, कोई भी वायरस ले लीजिए, कोविड, एक बार आपकी बॉडी में घुस गया तो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करता है कि आपको बीमारी होकर रहेगी। रेबीज़ में वो आपकी बॉडी में घुस चुका है, फिर भी आप शॉट्स लगा लेते हो, वो इतना स्लो मल्टीप्लाइंग वायरस है कि आप उससे बच सकते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लेकिन उसका डर इतना है, उसको हम एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं। डर की वजह से हम रेबीज़ को एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं स्ट्रेटेजिकली। तो ये जो 9 साल जो हैं, सो एक तो आपने कहा कि बच्चों के एजुकेशन, एनिमल वेलफेयर के बारे में उनको सिखाना बताना, दूसरा है रेबीज़ के बारे में एजुकेशन कि बताना, एजुकेशन प्रिवेंशन दोनों, प्रिवेंशन भी। प्रिवेंशन का ऐसा है कि हमारा फोकस होना चाहिए। एक बहुत ही अजीब सा स्टैटिस्टिक आपको बताता हूँ, 1 in 1000 डॉग्स को रेबीज़ होता है, और जब वो किसी को बाइट करते हैं तो जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर ह्यूमन वैक्सीनेशन हम करवाते हैं। हम 100% ह्यूमंस को वैक्सीनेट करवा रहे हैं, लेकिन जो एक डॉग है जो सोर्स है बीमारी का, उसको वैक्सीनेशन पे हम जोर नहीं दे रहे हैं। वो 999 ह्यूमंस जिनको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है उनको बिना मतलब में वैक्सीनेट कर रहे हैं, लेकिन जो एक डॉग है जिसको हमें वैक्सीनेट, द सोर्स ऑफ द रेबीज़, बेसिकली रेबीज़ कंट्रोल में होता है दैट द रेबीज़ वायरस नीड्स टू बी कंटेन्ड। द सेम थिंग इन कोविड। जब कोविड हो गया किसी को, उसको हम आइसोलेट करते हैं 15 दिन के लिए, ये इंश्योर करते हैं कि जिसको उसने कांटेक्ट किया है उसको भी प्रोटेक्शन दी जाए या वैक्सीनेशन हो। रेबिड एनिमल है उसको हम आइसोलेट करें और उसको वैक्सीनेशन दे। वैक्सीनेशन उसको पहले देनी पड़ती है, लेकिन जिस जानवर को उसने काटा है, जिस ह्यूमन को उसने काटा है, उनके ऊपर फोकस करें। इट्स कॉल्ड सर्कल वैक्सीनेशन। सो एक डॉग है, उसको सर्कल वैक्सीनेट आपने किया, वो थ्योरी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम 100% अपना एफर्ट लगा रहे हैं ह्यूमंस को वैक्सीनेट करने के लिए, और जो सोर्स है वो फ्री घूम रहा है। तो लास्ट ये जो 9 साल में ये रेबीज़ को, तो इस एरिया में क्या काम किया पीडूज ने? सो अभी हमारा नंबर 1 है वैक्सीनेशन करना ऑफ द स्ट्रे डॉग्स, उसके ऊपर हमारा फोकस होता है। काउंसलिंग ऑफ डॉग बाइट विक्टिम्स। तो चंडीगढ़ जैसे एरिया में हैव यू बीन एबल टू वैक्सीनेट द एंटायर सिटी? नॉट एंटायर, अनफॉर्चुनेटली देयर टू मेनी डॉग्स एंड देयर टू फ्यू ऑफ अस। हमारे रिसोर्सेज कम हैं। वो आपके फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करने के बाद वो डेफिनेटली बड़ा है, बिकॉज नाउ वी हैव अ डेडिकेटेड रिसोर्स जो सिर्फ रेबीज़ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। लेकिन I would safely say चंडीगढ़ में about 50% of the dogs are vaccinated, और हम पपीज़ होते ही उनको वैक्सीनेट कर देते हैं ताकि वो बड़े होने तक उनको रेबीज़ होना। लेकिन चंडीगढ़ जैसे शहर में MC थोड़ा इंटरेस्टेड है, एनिमल हस्बेंड्री इंटरेस्टेड है। अब आप लगा लीजिए बठिंडा, मुक्तसर, अमृतसर तो फिर भी थोड़ा ठीक है, बट जो B and C सिटीज़ हैं, जो D सिटीज़ हैं, वहाँ पे तो कोई भी कंट्रोल नहीं है। इट्स कम्प्लीटली अनकंट्रोल्ड। नोबडी इज़ वैक्सीनेटिंग द एनिमल्स। सो उस लेवल पे पहुंचेंगे, जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुंचेंगे जब तक रेबीज़ फैलता रहेगा इंडिया में। सो इन योर एस्टिमेट, ट्राई सिटी एरिया जिसमें आप काम कर रहे हैं, वहाँ कितने ऐसे जानवर हैं टोटल जो कि पॉसिबल टू स्प्रेड दैट इन्फेक्शन? तो जिसको स्ट्रे एनिमल्स कहते हैं, एनिमल विदाउट होम्स, ऐसे कितने होंगे रफ क्वांटिटी? आई वुड से 20,000 के आसपास टोटल स्ट्रे डॉग्स। 20 में 10,000 सेफ हैं वैक्सीनेटेड, और 10,000 अभी और रह गए हैं। ना प्रॉब्लम इज उसके साथ साथ स्टेरिलाइजेशन करना पड़ता है, बिकॉज अगर हम 10,000 को कैचअप करने की कोशिश करेंगे और वो अगले 6 महीने में 10,000 और जानवर पैदा कर दें, सो रिप्रोडक्शन एंड स्लोइंग दैट डाउन, सो व्हाट इज योर टारगेट? तो वो एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू होती है जो गॉसियन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे, कि जब आप 70% पे पहुंचते हैं तो आप ऑफिशियली किसी भी डिजीज़ को एलिमिनेट करते हैं। 70% पॉपुलेशन को आप स्टेरलाइज करते हैं,
So 70% is that factor जहाँ पे growth नहीं होती है. Right. So we need to get to that 70% number. So जो आपने कहा 20,000 अगर एनिमल्स हैं तो 20 में लेट्स अज्यूम 50% of them would be female. And so you would look at female sterilization or female sterilization first, but males also need Males to be sterilized. also. Yeah. So and अभी कहाँ तक पहुँचे हम? so far just with your program we've done about 400 dogs. लेकिन अभी तक हमने चंडीगढ़ में about 4,000 dogs किए हैं. Okay. But we still have a long way to go. I'm talking about the Tri-City area. मैं आपको Yeah. 20,000 सिर्फ चंडीगढ़ की population बता रहा था. We still have a long way to go. लेकिन हमारा goal जो मैंने आपको सबसे पहले पेश किया था वो ये है कि 2 साल में we'll make चंडीगढ़ 100% puppy free and 100% rabies free. Now puppy free doesn't mean we'll kill puppies. Puppy free just means 100% sterilization होगी तो नए puppies पैदा नहीं होंगे. So that's a goal we're working on right So now. we have a year and a half to go. And so we have an MOU with MC Chandigarh right now. And they've given us some sectors जिसके अंदर हम 100% sterilization करने की कोशिश कर रहे हैं. So we're working in collaboration with them. Okay. So एक तो ये हो गया और एक rabies हो गए. And what are the other areas? Cruelty prevention is what we work on the most. Now cruelty prevention के 2 अलग-अलग aspects हैं. एक कि आप cruelty होते हुए को prevent करें. एक कि आप laws में वो तब्दीली लाएं जहाँ पे जानवर की ज़िंदगी बेहतर हो, पहले से बेहतर हो. तो हम दोनों एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं. एक को हम वेलफेयर बोलते हैं, एक को हम एडवोकेसी बोलते हैं. तो हमारा काम है दोनों पे काम करना. वो जो लॉज चेंज कराने की जो बात है उसके लिए आपको पहले सरकार को दिखाना पड़ता है कि गलत क्या है. ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, लेकिन उनकी आंखें बंद हैं उसकी तरफ. कोर्ट्स की तो डेफिनेटली आंखें बंद है. ये क्रूअल्टी वाली जो बात है कि क्रूअल्टी फॉर एनिमल्स एंड तो इसमें व्हाट एग्जैक्टली जब आप बात करते हैं क्रूअल्टी की तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? सो आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जो घोड़े होते हैं उनके मुंह में एक लगाम लगाते हैं. वो प्लेन सिलेंड्रिकल होनी चाहिए, लेकिन हम उसके ऊपर कांटे लगा देते हैं जो बैंड है इंडिया में. तो जब हम प्लेन वाली को भी खींच रहे हैं तो उसको दर्द हो रहा है, तभी वो अपनी गर्दन टर्न कर रहा है, तभी वो राइट मोड़ रहा है. इफ़ यू वांट हिम टू टर्न राइट यू पुल द रेन ऑन द राइट. तो उसको पेन है, लेकिन उसके ऊपर जब आपने कांटे लगा दिए, दिस इज़ एक्सेसिव एंड अननेसेसरी पेन. And there is a law against There's this? a law against it. So वो But banned है. people still violate this. Yes, because So do you take up these cases? ये लेके advocacy? Absolutely. ये हमारा काम है. So we use a carrot and stick approach. Everything that we do is a carrot and stick approach. जो stick approach है वो ये है कि enforce करना है, लेकिन सिर्फ इन्फोर्समेंट से बात नहीं बनती है, बिकॉज ये गरीब लोग हैं. तो इनको थोड़ा मोटिवेट करते हैं. मोटिवेशन हम करते हैं, कभी इनको वैक्सीनेशन फ्री दे के, कभी डीवर्मिंग फ्री करके, उनके फैरेरी के लिए उनके जो नाल लगाते हैं घोड़े पे उसको हम बेटर क्वालिटी की दे रहे हैं. कभी ई रिक्शास प्रोजेक्ट के साथ जब हम उनको ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अर्निंग दे रहे हैं जहाँ पे उनका भी बेनिफिट हो और घोड़ों को हम कॉन्फिस्केट कर लेते हैं. हमने दिल्ली में भी ये ट्राई किया कि हम घोड़े ले लें और उनको ई रिक्शा दे दें. हाँ. और कुछ बांट के, जैसे 1.25 लाख रुपए की ई रिक्शा आती है तो आधे आप दे दीजिए, आधे हम दे देंगे. कुछ हद तक ये सक्सेसफुल रहा है और वो घोड़ों को रिलीज़ करके उनको सेंचुरी में भेज दिया हमने. तो दिस इज़ व्हाट यू आर आल्सो दिस इज़ व्हाट द प्रोजेक्ट इज़. वो पीटा का प्रोजेक्ट था जो दिल्ली में था. वो जब उनको थोड़ी सब्सिडीज़ मिलती थी सरकार से, तो अभी वो सब्सिडीज़ बंद हैं, तो हमको 100% पे करना पड़ता है उसका. लेकिन हम सिर्फ उनको घोड़े देते हैं जिन्होंने कभी भी घोड़े के ऊपर क्रूल्टी नहीं की. तो कोई भी उनके ऊपर चलान नहीं हुआ है, ओवरलोडिंग नहीं कर रहे हैं, और एक दूसरे को देख के. सो फार वी ओनली गिवन 5 ई रिक्शास. लेकिन जो बाकी हैं उनमें एक कंपटीशन स्ट्रीक आ गई है, बिकॉज उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग 3 गुना बढ़ गई है. सो ई रिक्शास आर बेटर देन यूजिंग एन एनिमल और अब्यूजिंग एन एनिमल. एब्सोल्युटली. प्लस उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती. वो शहर में ई रिक्शा चलाते हैं, ऊपर उनके कवर्ड होता है, हवा लगती है उनको. अगर वो घोड़ा चलाते हैं तो घोड़े पे तो क्रूल्टी होती है. उनकी खुद की लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है. एक चीज़ जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने एक बार शेयर किया था कि काउज एंड बोवाइन, यू नो, स्पेशली मेल काउज एंड बफलोज, दे हैव अ रियली बैड लाइफ. सो कैन यू शेयर with me about your thoughts on this? Sure. गाय को हमने डोमेस्टिकेट किया है, हम उससे दूध चुराते हैं. कई ऐसे जानवर हैं जिनका दूध गाय से ज़्यादा पौष्टिक है. फॉर एग्जांपल शेरनी का 20 टाइम्स पौष्टिक है गाय से, लेकिन दूध निकालेगा कौन? सो जो सबसे सौम्य जानवर है
उसको हमने कैद करके, उसको अब्यूज़ करके फॉर्सिबली उसको मल्टीप्लाई कराते हैं, ताकि गाय तभी दूध दे सकती है जब उसका बच्चा हुआ हो। तो हर 6 महीने में उसको प्रेग्नेंट करते हैं, 1 साल में 1 या 2 बछड़े देती है, लगातार उसको प्रेग्नेंट रखते हैं ताकि हम दूध निकाल सकें, जो हम बेच सकें। वो उसके खुद के बछड़े को नहीं पीने देते हैं, क्योंकि वो दूध तो हमने ख़रीदना है, वो दूध हमने बेचना है या किसी ने ख़रीदना है। तो वो गाय का बछड़ा जो अपनी माँ के दूध के लिए पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं पैसे दे सकता हूँ, तो दूध वाला क्या करता है, वो उसे छीन लेता है। और जो बच्ची या बछड़े पैदा होते हैं, वो अगर फीमेल है तो वो बड़ी होकर गाय बनेगी, उसका कोई यूज़ है। जो मेल है वो बड़ा होकर यूज़लेस है उनके लिए। तो वो क्या करते हैं, उसको या तो बचपन में ही मार देते हैं, और उसका जो सॉफ्ट, बिकॉज नवजात होता है तो उसका जो सॉफ्ट स्किन होता है, उससे ये जो कंपनीज़ हैं इटली में, वहाँ पे उसको एक्सपोर्ट करते हैं उसको स्किन को, और वो पर्सेस और वो बनाते हैं। लेकिन जो फीमेल्स हैं उनको भी अपनी माँ का दूध पीने नहीं देते हैं, वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए स्टार्ट करते हैं और उसको खींच लेते हैं रस्सी से, ताकि वो दूध वो बेच सकें। तो गाय के ऊपर बेसिक क्रूल्टी तो ये है। दूसरा कि वो बाहर चली जाए, कोई और उसको चुरा के ले जाए। तो पहले क्या होता था, जब बहुत ग्रेजिंग एरियाज़ होते थे, जैसे कृष्ण जी के टाइम आप देखते हैं बंसरी बजा रहे हैं और वो ग्रेज कर रही हैं, तो जब ग्रेजिंग लैंड्स होते थे तो बाहर घूमती थी और अपने आप खा लेती थी, तो उनको थोड़ी फ्रीडम होती थी। अब हम क्या करते हैं, उनको खुरली में खाना उनके लिए ला के देते हैं हम, ताकि उनको बाहर बिल्कुल ना जाना पड़े। इसीलिए लगातार उनको बांध के रखते हैं। और क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध चाहिए, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करते रहते हैं, तो उनके पास सिर्फ खड़े होने की जगह होती है। और जहाँ पे वो खड़ी रहती हैं, वो जब वो पूप करती हैं, जो मीथेन निकलता है वो इतना हैवी होता है, ग्रीन हाउस गैस है, तो उसके कारण पोल्यूशन बहुत होती है। और वो छोटे छोटे कमरे होते हैं जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो वो इतना ज़्यादा डेंस और थिक उसकी वो एरिया होता है कि आप वहाँ पे 2 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं रह सकते, पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो अपनी सारी ज़िंदगी वहाँ पे बिताती हैं। और वो डिंजी डार्क स्पेस होती है, जिसके कारण कई बार वो भैंसें या गायें वो ब्लाइंड हो जाती हैं, बिकॉज़ उन्होंने कभी सूरज देखा नहीं, साफ़ नहीं होता है, वो सिर्फ पूप भी इकट्ठा होता रहता है। आप कभी जाके देखेंगे तो काफ़ी बुरे हाल में डेयरीज़ में रखा जाता है उनको। सो दोज आर सम ऑफ द क्रूल्टीज़ एट द फेस। उनके हॉल्टर लगा के रखते हैं नाक पे, तो वो उसको वो आपस में एक दूसरे से सींग न लड़ाएं, इसलिए उसको जो रस्सी होती है उसको इतना छोटा करके रखते हैं कि सारी ज़िंदगी ऐसे गर्दन झुका के खड़ी रहती है। सो व्हाट कैन द ऑडियंस और व्हाट कैन वी डू टू स्टॉप दिस? There are several things that the PC Act covers. So इंडिया में एक प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट है, तो उसको हम इन्फोर्स कराने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब किसी भी तरीके की क्रूल्टी से अगर गाय को घाव हो गया है, उनके हॉल्टर्स होते हैं, उसके ऊपर मैगेट वुंड्स भी हो जाते हैं, घाव हो जाता है, तो वो जब हम क्रूल्टी देखते हैं तो क्रूल्टी का चालान मिलता है उनको। अगर कोई भी ऐसी एक्ट है, जैसे मेल को मारते हैं, वो अलाउड नहीं है। तो अगर हम कुछ भी ऐसा इलीगल एक्ट देते हैं जो अननेसेसरी एंड एक्सेसिव क्रूल्टी है, जो उनके ऊपर क्रूरता हो रही है, उसका हम चालान देते हैं। वो उनके ऊपर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट है। उसके बाद जो वेलफेयर है कि हम गाय के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ताकि उनको भी लगे कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनके प्रोफेशन को चेंज करना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज़ उनको इतना फ़ायदा हो रहा है गाय से। गाय एक ATM है कि जब तक वो दूध दे रही है उसको यूज़ करते हैं दूध के लिए, जब वो बूढ़ी हो गई उसको बूचड़खाने में बेच देते हैं। अगर कोई एथिकल है तो उसको बाहर छोड़ देता है और MC वाले पकड़ के ले जाते हैं, गौशाला में खड़ी रहती है बेचारी सारी ज़िंदगी, और उसके ऊपर खर्चा कुछ करना नहीं पड़ता। प्लस वो रेगुलरली अपनी ज़िंदगी में 10-12 बछड़े पैदा कर देती है या 20 बछड़े पैदा कर देती है, तो अगेन उससे हम और गाय मिल जाती है, तो इट्स एन ATM कार्ड। तो इसीलिए वो उस प्रोफेशन को चेंज करना काफ़ी मुश्किल है। सो PIDUs is doing something in this area? Yes, we are. So what we're doing is एक 1978 कैटल प्रेमिसेस एक्ट है, जिसके तहत जो भी डेयरी है जहाँ पे 5 से ज़्यादा पशु हैं, उनको रजिस्टर होना पड़ता है। तो उसके बाद उनको जो उनका ग्राउंड है जहाँ से पानी मिलेगा, उनको बार बार वेटनरी केयर मिलनी पड़ती है, तो वो सारा कुछ डिफाइंड है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पूरे देश में एक भी स्टेट में वो लॉ इन्फोर्स नहीं है, बिकॉज स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड इन्फोर्स करता है उसको, और एक भी डेयरी पूरे देश में रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक। तो व्हाट वी ट्राइंग टू डू इज़ वी गॉट अ PIL इन कोर्ट, जहाँ पे हम उसको इन्फोर्स कराने की कोशिश कर रहे हैं, और हम पहले नहीं हैं, कई लोग ये कोशिश कर चुके हैं।
ना जब भी हम अदालत में कुछ लेके जाते हैं तो अदालत डेयरीज़ को या म्यूनिसिपैलिटी को पार्टी बनाती है, उनसे पूछती है कि ये क्यों आप होने दे रहे हैं। तो वो अलग अलग तरीके से एक्सक्यूज़ बनाते हैं और कई बार वो कहते हैं हम इसको सुधारेंगे, 6 महीने बाद हमें फिर कोर्ट जाना पड़ता है। तो एक प्रोसेस है। अनफॉर्चुनेटली हमारा लीगल सिस्टम काफ़ी कम्बरसम है, लेकिन हमें उसको यूज़ करना है उनकी कंडीशंस बेटर करने के लिए। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। दैट्स अ प्रिंसिपल वी वर्किंग ऑन। सो अगेन कैरेट एंड स्टिक अप्रोच बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, बिकॉज हम उनको कोई ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अर्निंग नहीं दे पाते हैं। लेकिन आई मीन अल्टीमेट तो यही है कि अगर हम दूध पीना छोड़ दें, लेकिन उसका वो एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। यू नो, वीगनिज्म इज़ अ वास्ट टॉपिक। सो वी मैंने ये भी सुना है कि सांप को मारना अलाउड नहीं है। ये होता है, लोग सांप मारते हैं, डर के मारे मारते हो या, एंड हाउ डज दिस लॉ गेट इन्फोर्स्ड? ये होता है इन्फोर्स्ड? यस, डेफिनेटली। तो सबसे पहले ये कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ एक्ट है, 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट, दैट वाज रिवाइज्ड इन 2022, दैट्स अ फैंटास्टिक एक्ट। बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्होंने हंटिंग को एलिमिनेट किया है। इंडिया इज़ वन ऑफ दम। अमेरिका में आप किसी भी जानवर को मार सकते हैं। अमेरिका में फॉर इंस्टेंस आप अपने अपार्टमेंट में एक टाइगर को पेट बना के रख सकते हैं। इंडिया में आप एक स्क्विरल को भी नहीं रख सकते। सो हमारे लॉज बहुत अच्छे हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज़ इम्प्लीमेंटेशन का। नाउ हमारे जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वाइल्ड लाइफ लॉज की, दैट इज़ द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, उनकी एक पूरी टीम है। ये हैं पुलिस या पैरापुलिस तो नहीं, ये लॉ इन्फोर्समेंट का पार्ट हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आते। तो ये आम पुलिस से एटलीस्ट 5 गुना ज़्यादा एक्टिव हैं। तो कभी भी हमें कोई केस मिलता है, वो डेफिनेटली उस केस के लिए आते हैं। दी ओनली प्रॉब्लम इज़ कि वो अदालत नहीं लेके जाना चाहते, तो वो बहुत अच्छी इन्फोर्समेंट नहीं करते हैं। लेकिन जानवर को कॉन्फिस्केट करना, हाइड्स को कॉन्फिस्केट करना, गन्स को कॉन्फिस्केट करना। तो अभी चंडीगढ़ में कल परसों का एक केस है कि एक कहीं पे लेपर्ड स्किन मिला है उनको, तो उनको अरेस्ट कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था वो वाइल्ड बोर का मीट है जिसमें एक NRI भी इन्वॉल्व है, उनको अरेस्ट किया, गन्स को कॉन्फिस्केट किया, मीट को कॉन्फिस्केट किया, उसके ऊपर DNA टेस्टिंग कर रहे हैं। सो टेक्सचर टेस्टिंग होती है एक्चुअली। तो काफ़ी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव है वहाँ पे। Schedule 1 एंड Schedule 2 पे एनिमल्स हैं जिसको मारने पे 3 से 5 साल की सज़ा है। तो हमारे सारे के सारे स्नेक्स उसके अंदर कवर्ड हैं। लेकिन डर ऐसा है, वो डर कहाँ से आया? डेफिनेटली बॉलीवुड से आया है, वो नागिन जो बदला लेती है टाइप्स। और वो इतने सालों से आ रहा है कि लोगों के दिमाग में डर बैठा हुआ है। और हम एक और तरीके की क्रूल्टी करते हैं उस जानवर पे जो हमें देखने में अच्छा नहीं लगता। यही जब इंसानों के साथ होता है, देन वी ऑल कंप्लेन अबाउट इट, वी टॉक अबाउट इक्वालिटी। लेकिन जो लॉज हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए हमें वाइल्ड लाइफ के साथ काम करना है। सिर्फ जो उनको अदालत तक नहीं लेके जाते, वहाँ पे हमें पुश करना पड़ता है। तो कई बार हमें दूसरी तरफ देखना पड़ता है और कहते हैं ठीक है इसको आप जाने दो। लेकिन कई ऐसे ब्लेटेंट चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बेट की तरह जानवर को यूज़ करना अलाउड नहीं है। तो जैसे पुराने पिक्चर में दिखाते थे कि आपको शेर पकड़ना है तो बकरी बांध दी, वो अलाउड नहीं है। तो हमें उस चीज़ के खिलाफ जो लोग करते हैं, जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट खुद भी करता है, कई बार हमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जाना पड़ता है। वो खुद ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स यूज़ करते हैं, मीट से बेट करने की कोशिश करते हैं लेपर्ड्स को। दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ। सो अगेन वी हैव टू गेट देम टू डू दैट जॉब। ऑलमोस्ट एवरीथिंग क्रूल्टी प्रिवेंशन में जो भी आप बात कर रहे थे, पुलिस के साथ, MC के साथ, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से उनको वो काम करवा रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते हैं। वो इसलिए नहीं कि क्योंकि उनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं है। सो सबसे बड़ा डिफरेंस अगर आप अमेरिका में और इंडिया में देखें तो वहाँ पे जो सिटी के लिए काम करते हैं उनको हर साल एक रिव्यू होता है। जैसे आपकी कंपनी में लोगों पे हर साल एक रिव्यू होता है, परफॉर्मेंस रिव्यू होता है, वैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए भी होता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वो नहीं होता है, तो आप गवर्नमेंट ऑफिशियल को काम से निकाल नहीं सकते। तो हमारा काम है उनके ऊपर प्रेशर डालना ताकि वो अपना काम अच्छी तरीके से करें। एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट यूजिंग एनिमल्स फॉर एंटरटेनमेंट? That's another very good question. So animals for entertainment are again banned in India. Tourism में मैंने देखा है camels and elephants and so circuses are banned, number one. So mostly circuses all over the world are allowed to use animals, including the US. India में आप नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा सा recent ban है, it's about 20-25 years ago, if I remember correct. लेकिन वो इंडिया में जब तक आपको स्पेशल परमिशन नहीं दी गई है WBI से, जब तक आप एनिमल्स को सर्कस में यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ भी आप
टिकट लेते हैं जानवर को प्रदर्शित करने के लिए, वो बैंड है। तो जो डॉग शोज़ हैं वहाँ पे अगर आपको डॉग शो की एंट्री पे वो चार्ज कर रहे हैं तो वो एंटरटेनमेंट में आ जाता है। तो डॉग शोज़ वाले क्या करते हैं, आपकी एंट्री फ्री रखते हैं लेकिन बाकी अंदर हर चीज़ पे चार्ज करते हैं, खाने पे भी चार्ज करते हैं। सो डायरेक्टली हमारा एक सिस्टम है जहाँ पे हम रूल्स के अराउंड जाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। We exploit the loopholes. एग्जैक्टली, लूप होल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप पैसा चार्ज करें वो अगेंस्ट द लॉ है। और मोशन पिक्चर्स में भी पहले क्या होता था, वो घोड़ों को रस्सी डाल के वो गिरा देते थे, तो बहुत अच्छा लगता था लोगों को कि वो घोड़ा गिर गया है, उल्टा होके ऐसे समरसॉल्ट करके गिर रहा है, तो वो बैंड है। लकीली क्या हुआ है कि मोशन पिक्चर्स वालों पे इतना प्रेशर डालते हैं कि वो आजकल CGIs पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड यू विल सी द डिस्क्लेमर हर मूवी में, नो एनिमल वाज हर्ट। तो उस सिनेरियो में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है डेफिनेटली एनिमल्स इन एंटरटेनमेंट की। AI की दुनिया में मतलब नाउ यू कैन क्रिएट AI वीडियोस यूजिंग एनी एनिमल। एब्सोल्युटली। सो वहाँ पे कम हुआ है, लेकिन टूरिज्म में और जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है कैमल्स की, जैसे चंडीगढ़ में एक लेक है वहाँ पे कई बार कई पॉलिटिशियंस उनको प्रोटेक्ट करते हैं। कई बार जैसे राजस्थान कैमल्स एक्ट है, उसके हिसाब से आप राजस्थान से बाहर कैमल्स को नहीं लेके जा सकते, बिकॉज उनको रेत पे चलना पड़ता है, बिकॉज दे हैव पैड्स एट द बॉटम, राइट। सो दे कैन ओनली बी ऑन सैंड, दे कांट बी ऑन द रोड। तो जो भी जानवर राजस्थान से बाहर कैमल लेके आया जाता है वो यूजुअली मीट के लिए लेके आते हैं या उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सो दोनों बैंड हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पुश टुवर्ड्स इन्फोर्सिंग दैट। सो व्हाट यू आर सेइंग इज इंडिया में अच्छे खासे लॉज हैं एनिमल प्रोटेक्शन के, उनको एनफोर्स करना जरूरी है फॉर पीपल टू बिकम अवेयर। तो ये सारी चीज़ें कहीं मिल जाती है, कहीं अवेलेबल है कि इंडिया में क्या क्या लॉज हैं, सो an average person can go on and educate? Over the internet, the direct questions you can ask. लेकिन basically PCA Act है, जो 1960 PCA Act है, काफ़ी elaborate है। उसके Prevention for cruelty of animals. Yeah. उसके अंदर अलग अलग एक्ट्स हैं जो अलग अलग समय पे मॉडिफाई किए गए हैं, जैसे पैक एंड ड्रॉट एनिमल्स जो घोड़ों के लिए है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, वो सब PCA Act के पार्ट्स हैं। तो उसको काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव है, उसको याद तो मुझे भी याद नहीं है, लॉस तो सारे मुझे याद नहीं है। So besides this, now PIDU's people, you have a team of people, vets and paravets who, कोई आपके पास कॉल आती है, कॉल सेंटर, people, how do people reach out to you in these 3 places? How do they connect with you or your organization, and आप कैसे उनको मदद पहुंचाते हैं उन जानवरों को? Sure. तो हमारा एक कोई शेल्टर नहीं है। हमने ये देखा है ओवर द इयर्स की जो शेल्टर अप्रोच है वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है जोग्राफिकली और अपने ही एरिया में, और शेल्टर्स हमेशा फुल रहते हैं। तो हमारा अप्रोच है कि सड़क पे उनको ट्रीट किया जाए, मच लाइक पुकार्स, दिस इज द सेम थिंग दैट वी डू। उसी टाइम भेजिए हेल्प, और वहीं पर उनको जो मदद चाहिए, मेडिकल हेल्प, सपोर्ट, फूड, शेल्टर, वहीं दे दिया जाए। एब्सोल्युटली। तो शेल्टर्स के ऊपर हम आप ये सोचिए कि 80-85% हम सड़क पे ही ट्रीट कर पाते हैं उनको, तो वो शेल्टर के ऊपर कम प्रेशर आता है। अदरवाइज़ पहले लोग क्या करते हैं, उनको उठा के शेल्टर ले जाते थे या एम्बुलेंस को कॉल करते रहते थे। सो वी आर एक्चुअली सपोर्टिंग द शेल्टर्स बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एनिमल्स दैट कम। दूसरी बात ये है कि 15% को दवाई वगैरह वो लेके जाते हैं, उनके सारे पीपल हु कैरी द इक्विपमेंट नीडेड टू। सो दीज आर पैरावेट्स, they'll take their thing, लेकिन अगर वो जानवर को ज़्यादा चोट लगी है और उसको हॉस्पिटल तक लेके ही जाना है, देन विल टेक हिम टू द नियरेस्ट वेट। तो वहाँ पे भी हमारे को अगर एक शेल्टर है जहाँ पे बहुत दूर है और रास्ते में ही उस जानवर की डेथ हो जाए, उससे अच्छा एक लोकल वेट के पास ले जाओ ताकि उसको इमीडिएट हेल्प मिल सके। सो वो एक नेटवर्क है। एम्बुलेंस सर्विस जो नेटवर्क है एम्बुलेंसेस की, हाउ गुड इज दैट इन द ट्राई सिटी एरिया? ट्राई सिटी में इट्स एडिक्वेट, इट्स नॉट वेरी गुड बट इट्स एडिक्वेट एंड वी वर्किंग टुवर्ड्स इट। सो we might have to start an ambulance and want to talk to you about that as well. But for the most part, because it's a smaller city, तो जो चंडीगढ़ के अंदर है वो हेल्प मिल जाती है। वो आजकल प्रॉब्लम ये है कि वो न्यू चंडीगढ़, जीरकपुर, ढकोली, वो सब सैटेलाइट टाउन्स इतने बढ़ चुके हैं दैट द इंटायर एरिया इज एटलीस्ट इट्स अ सब्सटैंशियल पॉपुलेशन अगर आउटस्कर्ट्स को ऐड किया जाए, तो वहाँ पे हमें कई बार प्रॉब्लम आती है। बट फॉर द मोस्ट पार्ट, सो ये जो आपकी टीम है, यू हैव फुल टाइम पीपल एक्चुअली वर्किंग इन animal seva? Absolutely. So ये and these kind of people are available. I know कि
बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत लोगों को दर्द बहुत होती है जब जानवरों को पेन में देखते हैं, चोट लगी हुई देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ अस फील वेरी agitated and we want to do something. Some people come forward and they work full time, and you have a team of full time. So how, they've taken this up as a career, and do you advise youngsters to take up this career? डेफिनेटली. सो वो करियर, उनको एनिमल वेलफेयर में एक करियर दिखाना बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ आज लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उस करियर में ग्रो कर सकते हैं. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी स्पीकिंग अबाउट फ्रॉम डे वन इज़ आपका जो स्किल है जो आपने एक शहर में सीखा वो कहीं और जाके आप कैसे उसको ग्रो कर सकते हो और कैसे आप मैनेजर से सुपरवाइज़र बन सकते हो. इट्स लाइक एनी कंपनी, सो यू हैव टू शो देम सम ग्रोथ ताकि वो एक करियर की तरह उसको लें और हॉबी की तरह ना लें. तो रेस्क्यू में जो यूजुअली जो लोग होते हैं, एंड नथिंग, दीज आर द पीपल हु रिपोर्ट टू अस, सो आई एम नॉट डिसिंग देम, वो बहुत ज़रूरी हैं कि अगर कोई इंजर्ड एनिमल देखे तो वो हमें कॉल करें. लेकिन उनका जो टाइम है वो वहाँ तक लिमिटेड होता है कि हमने आपको कॉल कर दिया, इसके आगे आप देख लो. और कई बार लोग ऐसे भी होते हैं जो सड़क पे चलते चलते जानवर को देखा और आपको कॉल कर दिया कि आप कुछ कर लो, मैं यहाँ रुक नहीं सकता बिकॉज मुझे कहीं जाना है. सो जो फुल टाइम डेडिकेटेड पीपल हैं वो ना सिर्फ रेस्क्यू में लेकिन एडवोकेसी में उससे भी ज़्यादा, बिकॉज जब आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से काम कराने की कोशिश करते हैं तो आपको डिले करने की कोशिश करते हैं. तो वो कंसिस्टेंसी जो चाहिए होती है और परसिवियरेंस चाहिए होता है वो एक फुल टाइम स्टाफ ही आपको दे सकता है. आई एम ग्लैड दैट यू हैव अ कंपनी लाइक योर्स हु बिलीव्स इन एडवोकेसी एंड द फैक्ट दैट प्रिवेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन जस्ट दैट क्योर. सो वो जो हम प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव अप्रोच की बात कर रहे थे, वो प्रोएक्टिव अप्रोच पे एनजीओज कम काम करते हैं. वो इसलिए नहीं कि उनको काम नहीं करना है, वो इसलिए क्योंकि उनको एक क्लियर करियर पाथ नहीं नज़र आ रहा है, विच इज़ समथिंग दैट यू प्रोवाइडेड. सो आई एम एवर ग्रेटफुल फॉर दैट. So what are the other messages you would like to give this audience? Because I'm sure a lot of people who are already doing work in this field of animal welfare and those kids who want to get into this, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे? डेफिनेटली. तो इंडिया में क्या पूरी दुनिया में 3 कैटेगरीज में हम एनिमल्स के रिलेटेड लोगों को डिवाइड कर सकते हैं. एक हैं एनिमल लवर्स, जो बहुत ही मलाइंड टर्म है तो मैं ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करता हूँ, बट बेसिकली द एनिमल लवर्स व्हाट आई रियली सजेस्ट टू देम, रियली वांट देम टू टेक इज़, जब भी आप एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं आप कम से कम कोशिश कीजिए उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने के लिए. और सबसे ज़्यादा एनिमल को क्या आपसे चाहिए रहता है, इवन मोर देन मनी एंड अफेक्शन इज़ योर टाइम. और टाइम के लिए वो लोग जो फुल टाइम डेडिकेट कर सकते हैं अपना, या ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर कर सकते हैं किसी शेल्टर पे या किसी भी एनजीओ के साथ, वो बहुत ज़रूरी है. तो जितना भी आप टाइम किसी के लिए डेडिकेट कर सकते हैं दैट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल. जब आप किसी को फीड करते हैं एनिमल को फीड करते हैं तो आप डायरेक्टली उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाते हैं. सो देयर समथिंग कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल फीडिंग, जहाँ पे उस जानवर की वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन हैज़ टू बी मैंडेटरी. तो ये मैं आपको भी कहूँगा कि जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं फीडिंग में, इफ़ यू आर द वन कंट्रोलिंग द नैरेटिव, व्हाट आई वुड डू इज़ इफ़ यू हैव पीपल ऑन पेरोल हु आर फीडिंग, आई नो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ पेन बिकॉज आप उनको मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन आप वो जो नैरेटिव है वो आपके कंट्रोल में है कि आप उनको तभी पे करते हैं जब उनके जानवर स्टेरलाइज्ड हैं या ऑलमोस्ट सारे स्टेरलाइज्ड हैं, वैक्सीनेटेड हैं, ओनली देन डू यू गिव द मनी. अदरवाइज अगर नैरेटिव उनका है और वो सिर्फ पैसे ले रहे हैं, देन जो इम्प्रूवमेंट है वो नज़र नहीं आएगा. वट एवर द स्टेटस को है वही चलता रहेगा. सो दैट्स वन थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट एनिमल लवर्स. न्यूट्रल बंदे हैं जो ना एनिमल लवर्स हैं ना एनिमल हेटर्स हैं, उनके लिए सिर्फ ये कि अगर आप किसी पे क्रूल्टी होती देखें या किसी इंजर्ड एनिमल को देखें, अपनी आंखें बंद मत करें, बिकॉज़ जब तक वो रिपोर्ट नहीं होगा ना हम क्रूल्टी को प्रिवेंट कर पाएंगे ना उसका इलाज कर पाएंगे. और ये पुकार में भी आपके लिए बहुत नेसेसरी है कि आप कम से कम कॉल करें. दैट्स द लीस्ट यू कैन डू. एंड सिंस यू हैव a group who's taking care of everything from the beginning to the end 100%, तो आपको सिर्फ कॉल करना है या ऐप पे जाके उसको इन्फॉर्मेशन देनी है. अगर आप वो भी नहीं करेंगे तो वो जानवर खुद डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकता. तो उसकी कम से कम इतनी हम मदद कर सकें. जो एनिमल हेटर्स हैं उनके लिए
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैसेज है, बट इसेंशली जब भी आपको दुनिया में टॉलरेंस या इंटॉलरेंस या क्रूल्टी या कंपैशन के बीच में चूज़ करना हो, आप हमेशा सही चूज़ करेंगे तो आपके बच्चे भी वही चूज़ करेंगे. किड्स लर्न फ्रॉम व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू से. तो अगर हम उनको सिर्फ बोलते रहें कि कंपैशनेट हो और बाहर जाके किसी जानवर को डंडा मारें, तो वो आपसे डंडा मारना सीखेंगे. जो आपने ज्ञान दिया है वर्ड्स में वो नहीं सीखेंगे. सो एक्ट योर काइंडनेस, बी काइंड. और बी काइंड एंड टॉलरेंस कई बार सिर्फ ये होता है, ये मैंने अमेरिका में भी देखा है, कि आप किसी को देखते हैं, आप उसकी तरफ देख के स्माइल करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नज़रें नहीं चुराते हैं. तो जितना आप एक दूसरे को इंक्लूसिव होंगे, जितना टॉलरेंट होंगे, वो टॉलरेंस एट सम पॉइंट जानवरों तक भी पहुंचेगा. सो बी काइंड. Kindness, yeah. Absolutely. So kindness works, and we all need to work on that. Looking into the future, और हम क्या कर सकते हैं एक दूसरे के साथ? श्योर. तो सबसे पहले आई वांट टू एब्सोल्युटली बी क्लियर कि जो जब भी कोई कंपनी किसी एनजीओ के साथ इन्वॉल्व होती है, it's the faith that you show in somebody. So we've been doing cruelty prevention for 8 or 9 years, right? When I pitched the program to you, और जो आपने faith दिखाया मुझ में और PDUS people में, that is absolutely essential. We get a boost, and then we're able to hire more people and show them a career path. तो हम इसको फ्यूचर में कैसे लेके जा सकते हैं? वन ऑफ योर विजन्स वाज टू एक्सपैंड एनिमल एडवोकेसी ऑल ओवर द कंट्री. तो उसके अंदर हम नेक्स्ट स्टेप जो ले रहे हैं, बी इन अनदर सिटी. तो मेरा गोल है जो हमारे 5 मैनेजर्स हैं वहाँ पे, वो 1 या 1.5 साल में दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू रन एन एडवोकेसी प्रोग्राम इन 5 डिफरेंट सिटीज़. You tell me which cities, we'll go to those 5. And then we'll create 5 into 5 more people and keep on spreading. It is a slower process, not probably going to happen in my lifetime. But once we once we set the ball in action, फिर होता है rolling friction is lesser than sliding friction. So that is what is going to take effect. So thank you, Inder. It's a pleasure. Great work you're doing, and it's amazing that you've given your life to this cause. Too late. Started too late. You should have started earlier. Keep doing the good work. All animals deserve 5 freedoms. And there's freedom from hunger, thirst, from pain and suffering, disease. My favorite is freedom to express normal, natural behavior. All animals have some natural behavior they express. They should be free to express that behavior because that comes naturally to them. That's what we need to. I really like that. I'm going to take that away. My takeaway is natural behavior of animals. Allow them to express that natural behavior. Whether it's to fly and not keep the animal in a cage, and whether it's to run around and don't keep them tied down. So every image that you send me about any goshala, the first thing that crosses my mind is natural, normal behavior, normal natural behavior being maintained. And if the answer is no, it's an easy takeaway. बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, this conversation, बातचीत, a lot of you have been wanting to work in this area. Do reach out to us at Pukar or to Inder at PDUS, and we'll see what we can do together. सिर्फ फीलिंग से नहीं होगा. We have to move beyond the feeling to action, to really supporting animals in so many ways. So do reach out to us and keep giving us feedback on this conversation. And thank you for watching.